नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर बात सीधी थी मगर। तो यहाँ पर ये जो कविता है ये हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पाठ को कंप्लीट करेंगे और साथ ही एक बार हम पाठ को रिवाइज भी करेंगे। तो बिल्कुल चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपनी 2 कविताएं इस पाठ में पढ़ी। सबसे पहले हमने कविता पढ़ी कविता के बहाने, और जिसमें हमने कविता की उड़ान के विषय में पढ़ा कि जो कविता की उड़ान है, क्योंकि कविता किस चीज की उड़ान है? कविता है कल्पनाओं की उड़ान। कविता क्या है? कल्पनाओं की उड़ान है। यानी कि जो कल्पनाएं हैं, कवि क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को देखकर, अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं। तो यहाँ पर कवि ने इस कविता को कल्पनाओं की उड़ान कहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कविता की उड़ान का जो एक तरह से कोई भी उसका अंत नहीं होता, कोई भी उसका एक छोर नहीं होता, कोई भी उसका एक क्षितिज नहीं होता कि कविता आज अभी यहाँ पे तो कल कहीं पे, कल किसी और चीज पे, कल किसी और चीज पे, रोज अलग अलग चीजों पर कविता जो है बनती रहती है और कविता रची जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कवि ने जो सबसे पहले जो कुछ पंक्तियां हैं वो कही हैं, उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर कविता को एक उड़ान बताया है, और किस तरह की उड़ान बताया है? बिल्कुल उसी तरह की उड़ान बताया है जिस तरह की एक चिड़िया की उड़ान होती है। लेकिन यहाँ पर चिड़िया की उड़ान से भी ज्यादा बेहतर, यानी कि जो चिड़िया की उड़ान है वो एक 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 निश्चित छोर तक होती है, एक निश्चित क्षितिज तक होती है, कि एक निश्चित जगह तक होती है। चिड़िया वहां से फिर वापस आ जाती है और शाम को अपने घोंसले में चली जाती है। लेकिन जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया क्या जाने, क्योंकि जिस तरह से कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर जब उड़ती है तो उसकी उड़ान तो असीमित होती है और उसकी उड़ान का अंत जो है चिड़िया भी नहीं जान सकती। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न इसके पढ़े थे, और बाद में हमने यहाँ पर दूसरे काव्यांश को भी पढ़ा था। कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पंक्ति हमने पढ़ी कि बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। क्योंकि देखिए, जो फूल है, फूलों की का जो खिलने का एक समय है वो भी क्या है, निश्चित है। फूलों के खिलने का समय भी क्या है, निश्चित है। वो निश्चित समय पर खिलते हैं और एक निश्चित अवधि तक खिले हुए रहते हैं, अपनी खुशबू को बिखेरते हैं। लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद क्या होता है, वो भी मुरझा जाते हैं, उनकी सुगंध भी जो है खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए महकने के माने अर्थात जो अ, एक तरह से लगातार अनवरत चलती रहती है जो कविता, अपनी आनंद के साथ, अपने रस के साथ लोगों को जिस प्रकार से फूलों की खुशबू आनंदित करती है, सुंदर खिले हुए फूल लोगों को आनंदित करते हैं, लोगों के मन में खुशियां लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये कविता भी लोगों के मन को आनंद से भरती है, लोगों के मन में रस उत्पन्न करती है। लेकिन फूल की खुशबू का एक निश्चित समय है, फूल के खिलने का एक निश्चित समय है, लेकिन कविता के आनंद का, कविता के एक तरह से रस बिखेरने का कोई निश्चित समय नहीं है। वो लगातार, हमेशा, कई कई वर्षों तक
आपने देखा होगा मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे कि कुछ कविताएँ ऐसी हैं जो हमने बचपन में पढ़ी थी, यानी कि हमने जो बचपन में पढ़ी थी और वो अभी भी हम अपने मुँह से गाते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं और आपको आपके जो दादा-दादी हैं, सोचिए आपके दादा-दादी के समय की कुछ कविताएँ हैं जो अब आपके पाठ्य पुस्तिका में नहीं है, लेकिन जब आपके दादा-दादी आपको वो कविताएँ सुनाते हैं, तो तब आपको बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि कविताएँ जो हैं वो क्या करती हैं, अनवरत लगातार जो है अपना रस, अपना आनंद जो है बिखेरती रहती है। अगली लाइन थी, कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। और इस पूरी कविता की सबसे जो मेन पंक्ति थी वो यही थी कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो इस कविता का जो मेन एक तरह से निचोड़ कहें या इस कविता का जो एक तरह से सार कहें, वो ये जो लास्ट की 4 पंक्तियां हैं ये कह रही हैं, यानी कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार बच्चों के बहुत सारे अलग-अलग खेल होते हैं, तो उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल है। शब्दों का खेल है, यानी कि शब्दों के द्वारा रची गई है, कल्पना की गई और उसके बाद अलग-अलग तरह के शब्द उसमें जोड़े गए। शब्दों का खेल एक रचा गया, तो वही यहाँ पर कहा गया है, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा जो है हर घर, प्रत्येक घर यानी कि बच्चे के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, निम्न वर्ग उच्च वर्ग नहीं है, कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं है। बच्चा कोई भेद नहीं करता, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करता, जाति पाति का भेदभाव नहीं करता, उच्च वर्ग निम्न वर्ग का भेदभाव नहीं करता। तो बिल्कुल ये कविता भी बिल्कुल इसी तरह से है, सब घर एक कर देने के माने, यानी कि सबको समान समझते हुए, सबको एक जैसा समझते हुए, किसी में कोई भेद ना करते हुए, किसी में कोई अंतर ना करते हुए, जिस प्रकार बच्चे जो है सभी घरों में जाकर खेल लेते हैं, सभी घरों में जाकर खा लेते हैं, सभी घरों में जाकर हँस बोल लेते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार ये कविता भी एक तरह से एक खेल है शब्दों का, जो किसी में अंतर नहीं करती, किसी में कोई भेद नहीं करती, किसी में कोई किसी चीज़ में भी कोई किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी भी जाति-पाति में या ऊंच-नीच का कोई भेदभाव नहीं करती। और खास तौर पर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कविता जो है वो प्रकृति से लेकर, मनुष्य से लेकर पहाड़, नदियाँ, झरने, हवा और आकाश, चंद्रमा, तारे, हर एक वस्तु पर लिखी जाती है, क्योंकि कवि जो है उनकी कल्पनाओं की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। वो तो किसी विषय पर भी अपने शब्द, अपनी कल्पनाएं करते हैं और अपने शब्दों के खेल से एक सुंदर कविता की रचना करते हैं। तो इस तरह से हमने ये कविता पढ़ी थी और उसके बाद हमने यहाँ पर इसी पाठ से जुड़ी हुई दूसरी कविता पढ़ी थी, जो कि और भी ज़्यादा अच्छी थी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे उसी कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक-ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ही ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने बात भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो देखिए दूसरी यहाँ पर हमारी जो पंक्ति थी वो थी, बात सीधी थी मगर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी पड़ गई। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये कविता थी और इसको भी हमने पढ़ा था। इसमें भी सेम चीजें यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बात सीधी थी मगर, देखिए कवि को कोई अपनी बात कहनी थी, उनके मन में कोई भाव आया था, उनके मन में कोई विचार आया था, लेकिन क्योंकि वो एक कवि है, क्योंकि वो एक कवि है और उनको हर बात को क्या करना होता है, हर बात को अलंकृत करना होता है, सजाना होता है अलंकारों से और बात को सुंदर बनाना वो चाहते हैं। तो इस तरह से वो भाषा में बहुत ज्यादा फेर बदल करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा एक तरह से भाषा को सुंदर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है,
बात को बार 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 उसमें नए शब्द जोड़ देने से क्या हो रहा है, जो भाषा है उसका जो मूल अर्थ है, जो मेन जो उस भाषा का अर्थ निकल रहा है, जो भाषा का एक तरह से जो भावार्थ निकल रहा है, जो लोग समझ पाते, वो जो मेन चीज है वो कहीं ना कहीं खो रही है, कहीं ना कहीं खो जाती है वो चीज। और लेखक कहते हैं कि इस पर मुझे साफ सुनाई दे रही है तमाशबीनों की वाहवाही, यानी कि जो भी उनकी कविता को सुन रहे हैं, जो भी उनकी कविता को पढ़ रहे हैं, तो सब जो है बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, वो खुश हो रहे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो कविता का जो मेन पर्पस था, जो मेन कहने का जो एक तात्पर्य था, वो कहीं खो गया है। और कहते हैं जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जब मैं बार बार जोर जबरदस्ती करता रहा, यानी कि शब्दों का जबरदस्ती पूर्वक प्रयोग करता रहा, शब्दों को जबरदस्ती उसमें डालता रहा, कुछ नए नए अलंकारों से उसे सजाने की कोशिश करता रहा, तो बात की चूड़ी मर गई। यानी कि जो बात में एक कसाव था, जो बात में एक दम था, जो बात में एक भाव था, वो भाव कहीं खो गया और अब वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और अब वो बिल्कुल एक भाषा, सरल सी भाषा हो गई, केवल शब्दों का ही उसमें केवल एक तरह से ज्यादा महत्व रह गया। बाकी कहते हैं हार कर मैंने उसे उस कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। बोलते कि हार कर, मैं अब हार गया था, यानी कि मुझसे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था अब, तो हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे जब जो पेच होता है वो अगर टूट जाता है तो फिर उसको कील की तरह से ठोक दिया जाता है। तो कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। बाहर से तो वो ठीक ठाक लग रही थी, बाहर से तो वो देखने में ठीक लग रही थी, लेकिन ना तो उसमें कोई कसाव था, यानी कि कोई कविता है, देखने में पढ़ने में वो बड़ी अच्छी लग रही थी, बाहर से अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया था, काफी अलंकार थे, काफी सारी चीजें उसमें थी, देखने में अच्छी थी, लेकिन उसमें ना तो कसाव था ना ताकत थी, यानी कि ना उसका कोई एक बहुत ही अच्छा भाव निकल रहा था और ना ही वो बहुत ज्यादा प्रभावी थी लोगों के लिए, बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट करने वाली थी। बात जो कि एक शरारती बच्चे की तरह, कहते हैं कि अब फिर वही बात, क्योंकि अब वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, तो वही बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपनी पसीना पोंछते हुए। जब मुझे देखते हुए वो कह रही है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। यानी कि देखिए, बहुत ज्यादा ज्ञान होना एक अलग चीज है कि आपको बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे शब्दों का आपको ज्ञान है, आपका शब्दकोश बहुत ज्यादा है, आपको बहुत अच्छे से शब्दों का ज्ञान है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि आप कितने प्रभावी ढंग से लोगों के सामने बात करते हैं, आप आपकी बात से लोग कितना ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर यही लेखक ने कहा कि लास्ट में जो बात है वो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही है और मुझे कह रही है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, यानी कि तुमने भाषा को अच्छे से सहूलियत के साथ, यानी कि तमीज के साथ, या एक तरह से कहे तो जो भाषा की सहूलियत होती है, यानी कि भाषा में हर चीज जो भाव होते हैं उसके, उनको भाषा को भाव के साथ तुमने व्यक्त करना नहीं सीखा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न हैं जो हमने लास्ट सेशन में कर लिए थे, और अब हम यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ जो हल है इसको कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे जो मेन चीज है, आपके प्रश्न जो है आएंगे पाठ्य पुस्तिका से, वो ये है। तो कविता के साथ, यानी कि ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिए गए हैं और लगभग 2 से 3 से 4 सेशन हमें हो गए हैं इस पाठ को पढ़ते हुए, और अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पाठ को जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करने में, और साथ ही कोई भी काव्यांश अगर दिया जाता है तो उसके भावार्थ को करने में। तो चलिए शुरू करते हैं।
इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको भावार्थ में भी कराया था, यानी कि अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न में भी कराया था इस तरह का ही प्रश्न। तो सब घर एक कर देने के माने मेन चीज है भेदभाव, अंतर, अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय ना तो धर्म देखते हैं, न जाति देखते हैं, न संप्रदाय देखते हैं, न छोटा बड़ा देखते हैं, न अमीर गरीब आदि का भेद करते हैं, तो उसी प्रकार किसी भी वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष पर अभिव्यक्ति हमें नहीं करनी चाहिए। यानी कि कविता जो है वो भी हमेशा कभी भी ऐसा नहीं है कि वो किसी विशेष वर्ग के लिए ही लिखे या किसी भी वाद विवाद पर ही लिखे या किसी भी सिद्धांत पर ही लिखी जाए, ऐसा नहीं है। कविता शब्दों का खेल है और कविता जो है, कविता का काम है समाज में एकता लाना, समाज में एक तरह से एक रूपता लाना। तो बिल्कुल वही काम कविता करती है। कविता हर एक चीज को एक तरह से मैंने आपको बताया ना कि कवि जो है कभी भी कहते ये नहीं सोचते कि ये पहाड़ है, ये नदी है, या ये आपने देखा होगा क्लास 12th में आप आ गए हैं, अभी तक आपने जितनी कविताएं पढ़ी होंगी आपको किसान से लेकर उच्च वर्ग के लोगों से लेकर या आपने देखा इसके बाद का आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ही अच्छी कविता है आपके पाठ की, क्लास 12th की। तो उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो जो ये आपकी कविता है नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि कवि ये नहीं सोचते कि मैं किसके विषय में कविता लिख रहा हूँ, वो हर एक वर्ग को, हर एक चीज को साथ में लेकर चलते हैं। तो वही काम यहाँ पर कविता का है, और समाज में एकता लाना, एक रूपता लाना, और यही है कि वो किसी भी विशेष वर्ग या वाद या सिद्धांत या अभिव्यक्ति किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं करती है, सबको समान लेकर चलती है। इसीलिए कवि यहाँ पर सब घर एक कर देने के माने यही यहाँ पर बताए गए हैं। अगला है उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने से, जैसे सबसे पहले बताया ना कि उड़ने के माने कविता चिड़िया क्या जाने, ठीक है, और दूसरा बताया कि खिलने के माने भला फूल क्या जाने। तो देखिए, उड़ने और खिलने से सीधा संबंध है कविता का। जैसे चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता अपनी कल्पना के सहारे उड़ती है, बहुत ऊंचा उड़ती है, एक स्थान से दूसरी स्थान पर उड़ती है, और यह तो काल तक की सीमा को लांघ जाती है। काल, अब देखिए यहाँ पर काल का जो अर्थ है वो है समय, ठीक है। काल का यहाँ पर क्या है, काल जो है अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी यानी कि जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, लेकिन हमें सही सही अर्थ को प्रयोग करना आना चाहिए। तो यहाँ पर काल जो है शब्द वो समय को दर्शाता है, यानी कि ये जो एक तरह से जो कविता होती है ये काल की सीमा को तक लांघ जाती है, यानी कि भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। वर्तमान के विषय में भी लिखी जा सकती है, भूत के विषय में भी लिखी जा सकती है, और भविष्य के विषय में भी लिखी जा सकती है। और इसी तरह से यहाँ पर कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता एवं गंध से समाज को प्रसन्न रखते हैं। उसी तरह से कविता भी अपने मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंगों को दिखाती है और तरह तरह के रस उत्पन्न करती है। और इसकी जो खुशबू है, खुशबू अर्थात इसका जो आनंद है, इसका जो रस है, वो सनातन रहता है, सदैव रहता है, हमेशा रहता है, और वह हर युग में मानव को आनंद प्रदान करती है, मानव को खुशी देती है। प्रश्न है अगला, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से लिखा गया है, कविता को बच्चों के समान क्यों कहा है, उत्तर तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए, ये तो बिल्कुल ही सरल प्रश्न है और यही आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे मेन प्रश्न है। कविता और बच्चों की क्रीड़ा का क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है, यानी कि बच्चे भी कभी भी अपने खेल में कोई सीमा नहीं रखते,
कोई भी एक निश्चित छोर नहीं है बच्चों के खेल का। बच्चे कहीं पर भी खेल लेते हैं, किसी के घर में भी चले जाते हैं, किसी के साथ भी खेल लेते हैं, कोई भी तरह का खेल वो खेल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते हैं, वे हर जगह हर समय पर हर तरीके के खेल खेलते हैं, उनमें कोई सीमा का बंधन नहीं होता। तो बिल्कुल कविता भी एक शब्दों का खेल है। इसमें इस खेल में जड़ से लेकर चेतन से लेकर अतीत से लेकर वर्तमान से लेकर भविष्य से लेकर और पेड़ से लेकर पौधे से लेकर हर चीज, हर भविष्य आदि के उपकरण जो मात्र है, इनमें निस्वार्थता होती है। यानी कि बच्चे बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं, वो किसी के लिए भी अपने मन में कोई किसी भी प्रकार का बैर, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखते और उनके सपने असीम होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कल्पना भी कभी भी किसी भी चीज में भेद नहीं करती, सबके लिए समान भाव से एक तरह से लिखी जाती है, गाई जाती है, पढ़ी जाती है। इसी तरह से कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। तो बहुत ही सुंदर सा ये प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? तो देखिए, कवि का मानना है कि कविता जो है कभी भी मुरझाती नहीं है, ये अमर होती है, ये युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती है, मानव समाज को आनंदित करती है, मानव समाज को अपना रस जो है बिखेरती है। इसमें अपनी जीवंतता की वजह से हमेशा इसकी जो महक होती है वो बरकरार होती है। जैसे मैंने आपको एक कविता सुनाई थी ना लास्ट जो हमारा सेशन था, कि छोटी क्लासेस में आपने भले ही ना पढ़ी हो, लेकिन जो बड़े जिस प्रकार जो बड़े हैं आपके घर में, क्योंकि ये पुरानी एक कविता है, छोटे बच्चों की क्लास में। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही एक तरह से सुंदर सी ये कविता है। तो आप देखेंगे, अभी भी अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे, अभी भी अगर आप इस कविता को सुनेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त होगा और आप भी इसको याद करना चाहेंगे, आप भी इसको पढ़ना चाहेंगे। तो ये एक तरह से जीवन पर्यंतता, इनकी जीवंतता की वजह से इनकी जो महक है, इनकी जो, जैसे झांसी की रानी जो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो इस तरह से जो इस तरह की जो कविताएं होती हैं, वो आप चाहे आज पढ़ें, चाहे बड़े होने के बाद पढ़ें, या एक तरह से काफी समय भले ही निकल जाए, लेकिन इनकी जो महक होती है, इनका जो आनंद होता है, इनका जो रस होता है, वो बरकरार रहता है। और कविता के माध्यम से जो जीवन के मूल्य हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। यानी कि कविता जो कुछ भी सिखाती है, उसके माध्यम से जीवन के जो मूल्य होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है अपनी दूसरी कविता से, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या तात्पर्य है? देखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है कि इस रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में ना आने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि सहूलियत से बरतना, सहूलियत यानी कि जिससे कि वो आसानी से दूसरों की समझ में आ जाए, वो प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो, लोगों को प्रभावित करे। तो ऐसा यहाँ पर कवि सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि कवि कोई भी जब कविता की रचना करे, तो उनमें कोई भी आडंबर पूर्ण शब्दों का प्रयोग ना करें, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना करें, समझ में ना आने वाली शब्दावली का प्रयोग ना करें, और सहज और व्यवहारिक भाषा जो कि लोग समझ सके, जो सहज हो, बिल्कुल सरल हो, समझने में आ जाए, ऐसी सरल सहज व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और कविता को ऐसी होनी चाहिए जो आम लोग अ, अगर कविता को पढ़ें तो उसके, कवि के भावों को समझ पाएं, कवि क्या कहना चाहते हैं, इस बात को लोग समझ पाएं। अगला प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, कि भाषा और बात जो है वो परस्पर जुड़े होते हैं,
लेकिन कभी-कभी भाषा के चक्कर में देखिए आपने भी देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। यानी कि हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा कहें, कुछ अच्छे से अपनी बात को रखें, लेकिन हम कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे कर देते हैं कि जिससे बात जो है वो क्या होता है, क्या होती है वो, हम कह तो देते हैं, लोग समझ भी लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है। तो देखिए भाषा और बात परस्पर जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार भाषा के चक्कर में जो सीधी बात होती है वो भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? इसका रीज़न सबसे मेन होता है कि उपयुक्त शब्दों का प्रयोग ना करना, यानी कि हमने अच्छे से जो उपयुक्त शब्द थे उस बात को कहने के लिए उनका प्रयोग नहीं किया और मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना लेता है और इसी कारण जो है शब्द भाषा जो है कठिन हो जाती है। आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। यानी कि अगर किसी भी बात को कहना है तो क्या करता है कभी जो व्यक्ति है वो क्या करता है कि मैं अलंकारों का प्रयोग करूं, यानी कि मैं मुहावरों का प्रयोग करूं, मैं लोकोक्तियों का प्रयोग करूं, यानी कि मैं कुछ इस तरह से अपनी बात को कहूं कि बात इंटरेस्टिंग हो जाए, बात अच्छी हो जाए। लेकिन ऐसा करते करते जो है बात क्या हो जाती है और ज्यादा खराब हो जाती है और वो इस कारण अपनी मूल बात को कहने में, यानी कि जो वो कहना चाहता है उस बात को कहने में वो असफल हो जाता है। और मनुष्य को समझना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का जो है अपना विशिष्ट अर्थ होता है। भले ही कई बार जो है शब्द समानार्थी होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, लेकिन समानार्थी शब्दों के भले ही बहुत सारे समान एक जैसे अर्थ उसके हो सकते हैं, लेकिन प्रयोग ही जो है उसको ज़रूरत के हिसाब से ही किया जाता है। और इसी कारण जो है मनुष्य जो है क्या करता है अपने शब्दों के चक्कर में आकर अपनी जो बात है उसमें उलझ कर रह जाता है और अपनी बात के असल भाव को खो देता है, अर्थ को खो देता है और एक तरह से बात जो है समझ से परे हो जाती है। तो इस तरह से आपका प्रश्न 6 तक कंप्लीट हो गया है। प्रश्न 7 जो है वो बिल्कुल आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है कि बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं के उचित बिंबों और एवं मुहावरों से मिलान करो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर पर सॉल्व करें। बाकी देखिए यहाँ पर कविता के आसपास से जुड़ी हुए प्रश्न हैं, जैसे बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, तो मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। जैसे देखिए बातें बनाना, ठीक है, या बात का बतंगड़ बनाना, बात का धनी होना, बात रखना या बात बढ़ाना। तो आपने देखा होगा बात के लिए इतने सारे मुहावरों का प्रयोग किया है। तो इसका आप भी यहाँ पर आगे इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर सकते हैं और उसके नीचे भी काफी सारे प्रश्न हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आएंगे। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप घर पर जाकर इस पाठ के प्रश्न उत्तर कॉपी में करें। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो चुका है और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि अब आपको इस पाठ में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस पाठ को घर पर करें, दोनों कविताएं जो है उनके भावार्थ को लिखें अपनी कॉपी में और प्रश्न उत्तर कॉपी में नोट डाउन करें। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है पाठ से जुड़ी हुई, तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।